बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखें नॉर्मल प्लेन क्या होता है। फॉर नॉर्मल प्लेन एट अ पॉइंट P ऑन द कर्व हैविंग अ पोजीशन R is the plane through point P and perpendicular to the tangent at P. The equation is this one equation लिखी। देखो क्या कह रहा है कि एक कर्व है, उसके ऊपर आपने क्या किया, एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है। अब कर्व को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम उसका ओरिजिन से एक फासला लेते हैं जो कि वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है। अब इसी तरह कह रहा है कि एक प्लेन के ऊपर एक कर्व है और कर्व से हमने फासला ओरिजिन से फासला लिया R है। अब इस प्लेन के ऊपर कर्व के अलावा कोई पॉइंट एक मार्क कर लेते हैं उसका भी हम ओरिजिन से फासला ले लेते हैं जो कि कैपिटल R है। अब इस दोनों के दरमियान हम एक डिफरेंस ले लेते हैं, जो P और R का फासला है वो क्या होगा, इस कैपिटल R में से एक स्मॉल r को माइनस कर देंगे। और इसी तरह इस पॉइंट जो पॉइंट P कर्व के ऊपर है उसके ऊपर आप टेंजेंट भी बना सकते हैं जो कि R के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसकी इक्वेशन कैसे है देखें। अब ये जो है R, ये वाला फासला PR, ये इस टेंजेंट के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ये फासला कितना है, R माइनस R, कैपिटल R माइनस R। तो अभी हमें पता है कि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। तो ये भी एक टेंजेंट वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, 90 डिग्री पर। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो यही इस नॉर्मल प्लेन की क्या है, इक्वेशन है। वेयर आर एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल प्लेन। तो ये नॉर्मल प्लेन है, ठीक है, उसके ऊपर कर्व आपने ली थी। इसी तरह आगे देखो नई टर्म है कर्वेचर। कर्वेचर मैंने आपको पहले बताया था कि एक कर्व बनाई जाती है या फिर एक टेंजेंट है, या चले एक कर्व है उसके ऊपर टेंजेंट एक ड्रॉ करें, ठीक है। उस टेंजेंट से कर्व कितना बेंड करता है या कितना रोटेट करता है उसको हम उसका कर्वेचर बोलते हैं। जैसे ये देखो, इसको भी देखें, द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द आर्क रेट ऑफ रोटेशन। यानी आर्क का रेट ऑफ रोटेशन कितना है ऑफ द टेंजेंट एंड इज डिनोटेड बाय द थीटा, ठीक है, कैपा, सॉरी कैपा के से रिप्रेजेंट किया जाता है। के इज इक्वल टू थीटा डैश। थीटा डैश रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब डैश का मैंने मतलब बताया था आपको कि डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। देखें अब इसका कर्वेचर की क्या हम इक्वेशन बनाते हैं, कैसे निकाला जा सकता है। ये देखें एक कर्व है और कर्व पे कोई पॉइंट P है और P पॉइंट का फासला ओरिजिन से R है, R वेक्टर की शक्ल है। इसी तरह कोई एक आर्बिटरी पॉइंट Q ले लेते हैं, यानी ये P पॉइंट लोकस ऑफ अ पॉइंट है, P से मूव करता करता Q पर जा पहुंचे, फर्ज कर लेते हैं। अब इसका फासला इससे कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ से ये क्या आया, चेंज आया। अब अगर इनका हम बाय वेक्टर देखें, हेड टू टेल रूल, वेक्टर एडिशन देखें, तो ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक है। और फिर इसका रिजल्टेंट क्या होगा, R प्लस डेल्टा R। ये डेल्टा R क्या है, इन दोनों वेक्टर्स में क्या है, चेंज है, ठीक है। अब आउट ऑफ द प्लेन एक हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया और पॉइंट से एक टेंजेंट बना लिया, इस पॉइंट कर्व के ऊपर टेंजेंट बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ है, इस टेंजेंट से जितना कर्व रोटेट हुआ है इसे हम बोलते हैं डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एस यानी कि आर्क लेंथ में कितना फर्क आया उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा ये कर्वेचर पता चल जाएगा कि कर्वेचर हमारा कितना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे सर्कुलर कर्वेचर था, आगे ऑक्सीलेटिंग प्लेन। ऑक्सीलेटिंग प्लेन क्या होता है, द प्लेन कंटेनिंग टेंजेंट एट P, यानी कि एक ऐसा प्लेन जिसमें एक P पॉइंट पर हमारा टेंजेंट आए और इसके कंसेक्टिव पॉइंट पर भी हम टेंजेंट बना सके। मीन दैट कि यहाँ पर अगर हमने एक टेंजेंट बनाया है कर्व के, अगेन इसके कंसेक्टिव यानी कि इसके अगला कोई पॉइंट होगा उस पर भी टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। इसी तरह इससे बैकवर्ड पॉइंट पर भी टेंजेंट बनाया जा सकता है। तो इस प्लेन को बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग प्लेन, ठीक है। The plane containing tangent at P and a consecutive point
इज कॉल्ड द ऑक्सीलेटिंग प्लेन। प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि एक पॉइंट P है कर्व के ऊपर, उस पर एक टेंजेंट बनाया जा सकता है, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर भी होता है, ठीक है। द लाइन इन द ऑक्सीलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट P ऑन द कर्व इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नॉर्मल। यानी कह रहा है कि लाइन ऑक्सीलेटिंग प्लेन पे एक लाइन जो कि P पॉइंट पे हो और वो किसके परपेंडिकुलर हो, टेंजेंट के, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल नॉर्मल। आप मेरा एरो का इशारा देख सकते हैं, यहाँ पर n वेक्टर है, ये टेंजेंट के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल। द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है कि यानी ये वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है, is usually denoted by the n dash. The equation of the principal normal at point P, इस point P पर principal normal की equation क्या है, ठीक है। देखें r प्लस म्यू n इज इक्वल टू कैपिटल R। अब वही चीज जो स्ट्रेट लाइन में हमने बनाई थी कि दो वेक्टर हैं r और नॉर्मल, यानी कि n है, इसके पैरेलल एक और वेक्टर होगा, यानी कि इसकी एडिशन अगर बनाई जाए r के साथ तो फिर वो एक हमारा वेक्टर हमें मिल जाएगा नॉर्मल, और इसी के पैरेलल एक और म्यू n की शक्ल के अंदर हम उसको बना लेंगे और r की शक्ल में, कैपिटल R की शक्ल में उसको लिख देंगे वेक्टर एडिशन की शक्ल में। अच्छा देखें आगे एक हमारे पास एक एक्सरसाइज का सवाल है, एग्जांपल है, लेट r बी द पोजीशन वेक्टर, यानी कह रहा है कि एक r पोजीशन वेक्टर है ऑफ अ पॉइंट P, एक पॉइंट P पर ऑन द कर्व, यानी इसी तरह एक कर्व है उस पर एक r पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से फासला लिया है। देन प्रूव दैट कि r का अगर डबल डेरिवेटिव लिया जाए, ये डबल डेरिवेटिव क्या शो कर रहा है कि हम r को डबल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ, वेयर k इज अ curvature and द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल। यानी कि क्या कह रहा है कि k क्या है, हमारे पास कर्वेचर है, पीछे आगे चला गया, k इज अ कर्वेचर एंड n इज द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल, ठीक है, k कर्वेचर है और n यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो डबल डेरिवेटिव वो r है इज इक्वल टू कैपा n। कैपा जो है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड द कर्वेचर, ठीक है। देखें यहाँ पर हमने एक आर्क बनाई है, उसका पॉइंट P लिया, ओरिजिन से फासला उसका r वेक्टर की शक्ल में, इसी तरह एक पॉइंट r है और वो r प्लस डेल्टा r और इनमें कोई चेंज होगा, ठीक है, जो कि डेल्टा r की शक्ल में। अब डेल्टा r ये वाला चेंज है जो कि यहाँ पर वेक्टर आएगा, लेकिन ये जो आर्क में चेंज आ रहा है ये डेल्टा s होता है। और इसी तरह कि अगर हम इस पॉइंट पर ये टेंजेंट बनाया, इसी तरह अगर हम इस पॉइंट पर एक और टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट के दरमियान जितना भी फासला है डेल्टा थीटा, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कर्वेचर होता है। यानी उसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू दैट आर्क लेंथ उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो क्या होता है, कर्वेचर होता है। ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, ये एक एंगल थीटा बना रहा है और आप बाय मींस ऑफ ट्रायंगल आप देखें तो ये एक डेल्टा थीटा एंगल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल सम होके ये बनते हैं, ठीक है। और इसी इमेज में से ये इमेज हमने ड्राइव बनाई है, ठीक है, निकाली। कैसे, डेल्टा थीटा ये है और ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है एरो के निशान से अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल ये है, ठीक है। ये टी प्लस डेल्टा टी है या आर प्लस डेल्टा आर या टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि ये देखो टी है और इसका प्लस डेल्टा टी और ये डेल्टा टी, इसमें चेंज जो आया, ठीक है, ये टी है और ये इसमें चेंज है। लेट टी बी द यूनिट टेंजेंट एट पॉइंट पी, टी जो है ये यूनिट टेंजेंट है इस पॉइंट पी पर, एंड टी प्लस डेल्टा टी विद द यूनिट टेंजेंट एट द नेबरहुड पॉइंट, यानी कि टी प्लस डेल्टा टी जो है ये नेबरहुड उसके पी के कोई करीब पॉइंट है उस पर यूनिट टेंजेंट है। ये देखें, एक टेंजेंट हमने पी पर ड्रॉ किया, एक टेंजेंट हमने क्यू पर ड्रॉ किया है उसके नेबरहुड पॉइंट पर, क्योंकि ऑक्सीलेटिंग प्लेन में मैंने कहा था कि ड्रॉ किए जा सकते हैं। आगे देखें बीई, ये टी के बराबर है, और ये बी एफ क्या है, टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि ये यूनिट टेंजेंट कहाँ पर है, क्यू के ऊपर।
और बी एफ ये इसमें चेंज है, यानी कि एफ ई सॉरी ये इसमें चेंज है। एंगल डेल्टा थीटा बिटवीन द टी एंड डेल्टा टी, यानी टी और डेल्टा टी के दरमियान, टी प्लस डेल्टा टी के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, डेल्टा थीटा, ये और ये इसके दरमियान। अच्छा देखें, इट इज इक्वल टू दैट ऑफ ई बी एफ, यानी ई बी एफ ये डेल्टा थीटा है, ठीक है। सिंस डेल्टा टी और डेल्टा एस इज पैरेलल टू डेल्टा टी, बिकॉज ऑफ डेल्टा एस जो है ये एक स्केलर है, तो अगर हम किसी भी स्केलर से भी अगर डिवाइड करें या वो मतलब तो यही होता है ना कि 1 ओवर डेल्टा एस है वो भी स्केलर ही होगा, उससे डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करें तो हमें हमारे पास भी एक पैरेलल वेक्टर ही आता है। जैसे ये देखें, टी को अगर किसी भी स्केलर से डिवाइड करें तो एक छोटा तो हो जाएगा मगर इसके पैरेलल ही रहेगा, यानी कि पैरेलल की निशानी क्या है, एक स्केलर मल्टीपल हो तो 1 ओवर डेल्टा टी भी स्केलर ही होता है। देयरफॉर इट इज अ लिमिटिंग पोजीशन एज द डेल्टा एस टेंड टू 0, यानी कि डेल्टा टी और डेल्टा एस इज परपेंडिकुलर टू टी, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो डेल्टा टी और डेल्टा एस ये पैरेलल है इसके, तो ये किसके था, ये परपेंडिकुलर था, तो एक्चुअल में वो टी के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सो आल्सो सिंस बी ई इज इक्वल टू बी एफ, यानी कि ये बी ई इज इक्वल टू बी एफ, यानी ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे देख, देयरफॉर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज सेम एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इनकी लिमिटिंग वैल्यू, इनकी लिमिट्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा, विच मीन दैट के लिमिट ऑफ डेल्टा टी और अगर उसमें हम डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 नीचे कर दें तो ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो तो हम इसको लिख सकते हैं कि आर डबल टी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, टेंजेंट का ही डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, ये टेंजेंट का डेरिवेटिव है लेकिन आर का क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव, तो वही चीज यहां पर उसने लिखी हुई है, यानी कि आर का डबल डेरिवेटिव टेंजेंट का एक डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते। इसी तरह अगर आगे देखें तो क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी ओवर डेल्टा एस, और देखें क्योंकि आप इसको वेक्टर की शक्ल में लिख रहे हैं तो एक यूनिट वेक्टर उसके साथ आएगा, ये मिस्टेक ही है, डेल्टा टी नहीं आएगा, यहाँ डेल्टा थीटा होगा, ये चीज ये मिस्टेक ही है। अच्छा डेल्टा आर डबल, ये क्योंकि देखो आप वेक्टर की शक्ल में अगर आप लिख रहे हो तो साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी ना यूनिट वेक्टर की शक्ल में, तो एन वेक्टर आ गया। अच्छा देखो ये चीज, अब ये डेल्टा थीटा और डेल्टा एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपा को हम पीछे देख कर आए थे, ये देखो हमने पहले देखा था कि ये जो हम कर्वेचर की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये यही चीज ही है, ठीक है। ये देखें तो कैपा एन, एन क्या है, उसका यूनिट वेक्टर है। आगे देखें इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलेटिंग प्लेन, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द कर्व, यानी कि आर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसके ऊपर कोई यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनाया हमने टी, एंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी हमें पता है कि उसके टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर इन द ऑक्सिलेटिंग प्लेन। ऑक्सिलेटिंग प्लेन का मतलब ये है कि इसके नेबरहुड में या इसके कंसेक्टिव पॉइंट पर एक और टेंजेंट भी बनाया जा सकता है। Of P, if R is a point on the oscillating plane, then R minus is also contained in the oscillating plane. देखो हमने क्या कहा कि जब हमने नॉर्मल का पढ़ा था हमने क्या बोला था कि R माइनस R, वो भी उस प्लेन पर हमने कोई एक ऐसा कंसेक्टिव पॉइंट लिया था जिसका हमने टेंजेंट से फासला, टेंजेंट के साथ एंगल 90 डिग्री शो करवाया था। इसी तरह यहाँ पर जो R है is a point on the oscillating plane, then R minus also contain, यानी कि वो उसी प्लेन में कंटेन करेगा, ठीक है। The vectors, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, R माइनस R, ये भी तीन वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में होंगे। तो अगर एक ही प्लेन में हैं तो ये क्या होंगे, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। अगर कोई तीन वेक्टर कोप्लेनर हो तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। देखें R डॉट टी क्रॉस एन, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको हम इंटरचेंज, अब देखें R माइनस R
आर डैश आर डबल डैश। देखें अब टी को हम एक सिंगल डेरिवेटिव में और नॉर्मल वेक्टर अगेन फिर उसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखें यही है। अच्छा आगे है सर्कल ऑफ कर्वेचर। द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P, द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट अल्टीमेटली कंसाइड एट पॉइंट P, इट्स रेडियस phi is called the radius of the curvature and its center is called the center of the curvature। देखो हमने पहले कर्व की बात की थी, कर्वेचर का कर्व पर कर्वेचर किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह आगे सर्कल ऑफ कर्वेचर भी है। मीन्स दैट कि अगर एक लाइन है उससे टोटली कर्व बेंड होकर एट अ टाइम उधर सर्कल ही बना दे, ठीक है। यानी पहले तो कर्व ऐसे थी ना कि वो एक लाइन बेंड होती थी तो वो उस लाइन से विद रिस्पेक्ट पॉइंट हम मान लेते थे, तो वो हमारे पास एक पूरी क्या बनता था, कर्वेचर बनता था। अब इसी तरह अगर एक लाइन से वो पूरा सर्कल बेंड हो जाए और यानी कि वो एक सर्कल बना दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ कर्वेचर। द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P, द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स अल्टीमेटली सर्कल एट P, if the radius rho is called the radius of the curvature and its center is called the center of the curvature। अब कर्वेचर को वही कैपा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा और डेल्टा एस और ये 1/5, यानी कि अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल करें तो वही आपका कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको कर्वेचर पता हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। देखिए आज हमने जो देखा उसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो थे वो यही थे कि जब आप इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलेटिंग प्लेन निकालते हैं तो वो कैसे निकलती है कि ये हम इनका ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि r माइनस आर डॉट टी क्रॉस एन, ये तीनों जो वेक्टर हैं ये ऑक्सिलेटिंग प्लेन पे लाई करते हैं। अगर ये एक प्लेन पे लाई करते हैं तो ये कोप्लेनर होंगे। अगर कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखो n को हम क्या लिख सकते हैं, r डबल डैश, क्योंकि देखो इसका सिंगल एक पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेने से टेंजेंट बनता है और डबल डेरिवेटिव लेने से n बनेगा, ठीक है। इसी तरह ये पीछे जो हमने रिजल्ट देखे ये आज इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो